नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार न्यायपालिका को हमारे लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है। दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियम 2024 अधिसूचित किए गए। एक हालिया नई स्टडी के अनुसार शहरी संरचनाओं के लंबवत विकास यानी अपवर्ड ग्रोथ से ऊंची इमारतों की संख्या बढ़ रही है। शोधकर्ताओं ने पार्किंसन रोग के उपचार के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स का अध्ययन किया। दूरसंचार विभाग ने महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना CDI की सुरक्षा के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री के अनुसार न्यायपालिका को हमारे लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि न्यायपालिका का हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए सबसे पहले उन संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं जो न्यायपालिका को लोकतंत्र का संरक्षक होने का अधिकार देते हैं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायिक समीक्षा का आधार तैयार करता है, जिससे कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का अधिकार मिलता है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ ना हो। साथ ही अनुच्छेद 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है। भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका कई महत्वपूर्ण मामलों में देखी गई है, जैसे केशवानंद भारती श्रीपद गलवरू बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों पर सीमाएं लगाई। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 वाद। इस केस ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लोकतंत्र के सार के रूप में बरकरार रखा। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 मामला, जिसमें अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर प्रतिबंध लगाया गया। और चौथा मामला है ADR बनाम भारत संघ 2024 वाद। इस केस में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्णय लिया गया था। हालांकि न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात का बहुत कम होना, लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या, न्यायिक सक्रियता या न्यायिक अतिक्रमण की बढ़ती प्रवृत्ति, न्यायालय की अवमानना का खतरा और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की समस्याएं आदि। विधि आयोग की रिपोर्ट 245 में दी गई सिफारिशों के अंतर्गत भविष्य में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है प्राथमिकता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए, यातायात संबंधी मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, न्यायपालिका की आवधिक आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए आदि। चलिए नजर डालते हैं हमारी अगली मुख्य खबर पर। दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियम 2024 अधिसूचित किए गए। ये नियम दूरसंचार विभाग यानी DOT ने डिजिटल भारत निधि DBN को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचित किए हैं। इन्हें दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है। सबसे पहले डिजिटल भारत निधि यानी DBN के बारे में जानते हैं। डिजिटल भारत निधि की स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2023 के माध्यम से की गई है। इसे अल्प सेवित दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती कीमतों पर दूरसंचार योजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया है। इसने तत्कालीन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि USOF की जगह ली है। आपको बता दें, USOF निधियों का एक पूल है। इसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी लगाने से अर्जित राशि को जमा किया जाता है। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के तहत दूरसंचार विभाग से दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व के 5% की दर से लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। अधिसूचित नियमों की बात करें तो इसमें योजनाओं और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मानदंड शामिल हैं। इसमें अल्पसेवित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान करना,
अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करना, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, संधारणीय और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना आदि शामिल है। दूसरा नियम डिजिटल भारत निधि से संबंधित है, जो स्थापित दूरसंचार नेटवर्क्स को साझा करता है। इसमें डिजिटल भारत निधि कार्यान्वयनकर्ता स्थापित दूरसंचार नेटवर्क्स और सेवाओं को खुले एवं गैर भेदभावपूर्ण आधार पर साझा उपलब्ध कराएंगे। अगला है डिजिटल भारत निधि के तहत धन के आवंटन की प्रक्रिया। इसमें बोली यानी बिडिंग का प्रयोग होता है। बोली यानी बिडिंग में अल्पसेवित क्षेत्रों में स्थापित दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच और सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार सेवाओं को प्रोत्साहित तथा उनका समर्थन किया जाता है। साथ ही इसमें आवेदन द्वारा चयन भी किया जाता है, जिसके तहत सह वित्त पोषण, वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF आदि के माध्यम से नई या उभरती हुई दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का उत्पादों या सेवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा तथा उनका समर्थन करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक हालिया नई स्टडी के अनुसार शहरी संरचनाओं के लंबवत विकास यानी अपवर्ड ग्रोथ से ऊंची इमारतों की संख्या बढ़ रही है। ऊंची इमारतें कम जगह में अधिक लोगों को समायोजित करती हैं, लेकिन ऐसी इमारतें मौजूदा अवसंरचनाओं और स्थानीय जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। किसी इमारत की अधिकतम अनुमत ऊंचाई फ्लोर एरिया रेशियो FAR द्वारा निर्धारित की जाती है। फ्लोर एरिया रेशियो, जो कुल प्लॉट एरिया की तुलना में किसी इमारत की सभी मंजिलों के संयुक्त कवर्ड एरिया यानी प्लिंथ एरिया का अनुपात है, जो इस ऊंचाई को नियंत्रित करने का एक प्रमुख साधन है। मॉडल भवन उपविधि 2016 में इमारत की अधिकतम ऊंचाई के लिए नियम बनाए गए हैं, जो शहरों में लंबवत विकास को भी प्रभावित करते हैं। शहरों में लंबवत विकास के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। आर्थिक समृद्धि के चलते ऊंची इमारतों को आवास, कार्यालय आदि सहित कई अन्य मिश्रित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो शहरों के विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण 1990 से 2020 के बीच शहरी आबादी में लगभग 2 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसने लंबवत विकास की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया है। साथ ही निर्माण प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे लिफ्टों का उपयोग, नवीन और केंद्रीकृत हीटिंग या कूलिंग सिस्टम और तेज हवाओं से बचने के लिए अनुकूल डिजाइन ऊंची इमारतों को और भी लोकप्रिय बना रहे हैं। हालांकि शहरों में लंबवत विकास से जुड़ी कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण सार्वजनिक संसाधनों और ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण आसपास के क्षेत्रों की तुलना में शहरों में अधिक गर्मी वहां के तापमान, वर्षा पैटर्न और हवा की गति को प्रभावित करती है। इन सब के साथ आर्थिक रूप से भी ये हमेशा लाभकारी नहीं होते, क्योंकि भवन संहिता का पालन करने और आपदा रोधी संरचनाओं के निर्माण से इमारत का निर्माण महंगा हो जाता है। इससे सामाजिक विभाजन भी बढ़ सकता है, क्योंकि ऊंची इमारतों की उच्च निर्माण लागत की वजह से केवल उच्च आय समूह के लोग ही ऐसे आवासीय क्षेत्रों का वहन कर सकते हैं। अन्य चुनौतियों में आपदा की स्थिति में ऊंची इमारतों में आपदा राहत पहुंचाना मुश्किल हो सकता है और ऐसे आवासीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में भी समस्याएं आती हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। शोधकर्ताओं ने पार्किंसन रोग के उपचार के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स का अध्ययन किया। पार्किंसन रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु के कारण होने वाला न्यूरोडिजेनरेटिव रोग है। माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक गतिशील अंगक है, जो विखंडन और संलयन के समन्वित चक्रों से गुजरता है। इन चक्रों से गुजरना ही माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स कहलाता है। आपको बता दें कि पर्यावरण के विषाक्त पदार्थों और विषाक्त प्रोटीन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन एवं शिथिलता का कारण बनती है। उदाहरण के लिए मैंगनीज जनित पार्किंसनिज्म। शोधकर्ताओं ने पाया है कि डायनामिन रिलेटेड प्रोटीन यानी DRP1 की गतिविधि को नियंत्रित करने से माइटोकॉन्ड्रियल कार्यप्रणाली को बहाल किया जा सकता है। इस विधि से पार्किंसन का उपचार संभव हो सकता है। DRP1 प्रोटीन कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह छोटे आकार में विभाजित होकर माइटोकॉन्ड्रिया में आसानी से गतिशील हो जाता है और उसके कार्यों को नियंत्रित करता है। हालांकि DRP1 की बहुत अधिक सक्रियता अत्यधिक विभाजन का कारण बनती है। इससे माइटोकॉन्ड्रिया खंडित हो जाते हैं और उनका कार्य बाधित होने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो यह झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से आबद्ध
कोशिका अंग है। ये एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका की अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके कार्यों में पहला कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना। ये वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के स्थान हैं और एटीपी का उत्पादन करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दूसरा है आनुवंशिक सामग्री। इनमें इनका अपना ही गोलाकार डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमटी-डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए घटक मौजूद होते हैं। एमटी-डीएनए आनुवंशिक विकास क्रम का पता लगाने के लिए उपयोगी हैं। अंत में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये एमटी-डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए के आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। एमटी-डीएनए संतान को माता से ही विरासत में मिलता है। इस तरह ये रोग माता से आनुवंशिक रूप से बच्चे को प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एमआरटी माता से संतान में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संचरण को रोकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूरसंचार विभाग ने महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना सीटीआई की सुरक्षा के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत दूरसंचार महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना नियम 2024 और दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 अधिसूचित किए हैं, जो आधुनिक साइबर खतरों से निपटने के लिए आवश्यक है। महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना सीटीआई के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई भी दूरसंचार नेटवर्क या उसका भाग सीटीआई कहलाता है, जिसके बाधित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो इसे विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। सीटीआई को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें साइबर हमले और जासूसी शामिल है, जैसे कि लक्षित मेलवेयर और रैंसमवेयर हमले, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज हमले आदि, जो दूर संचार नेटवर्क को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही भौतिक खतरों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि आतंकवादी एवं अन्य उग्रवादी समूहों द्वारा की जाने वाली बर्बरता, प्राकृतिक आपदाएं आदि, जो नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुविधाएं भी हैं, क्योंकि विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उपकरणों में संभावित बैकडोर्स की चिंता बढ़ जाती है। साथ ही भू राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है, जिससे दूरसंचार अवसंरचना की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा तकनीकी विकास और जटिलता, जैसे 5G का शुरू होना और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के माध्यम से बढ़ता आपसी जुड़ाव सीटीआई के लिए नए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। मसौदा नियमों पर नजर डालें तो इन नियमों में दूरसंचार संस्थाओं के दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें सुरक्षा उपायों को बनाए रखना, सीटीआई में प्रयुक्त उपकरणों का आपूर्ति श्रृंखला रिकॉर्ड रखना और समय समय पर सुभेद्यता संबंधी आकलन करना शामिल है, ताकि नेटवर्क की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न आए। इसके अलावा सीटीआई का उन्नयन भी आवश्यक माना गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार या अधिकृत निकाय से प्रमाणन की आवश्यकता होती है, जिससे दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। साथ ही दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर मसौदा नियमों में प्रत्येक दूरसंचार इकाई को एक दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सुरक्षा उपाय, जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, जोखिम मूल्यांकन और पहचान और सुरक्षा घटनाओं का फॉरेंसिक विश्लेषण आदि शामिल होंगे, जो दूरसंचार इकाइयों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य होंगे। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की जनरल चाइना प्रॉब्लम की तुलना में स्पेशल चाइना प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसके लिए उन्होंने चीन से आने वाले निवेश की सावधानी पूर्वक जांच करने पर जोर दिया। केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है। विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा कुछ ऐसे उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर है जो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ कमाते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन स्थापित है। इसकी 100% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है।
सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय की एक अधिसूचना की आलोचना की है। इस अधिसूचना में राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 के तहत कार्रवाई न करने का अनुरोध किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए के हमले के बाद करीब 35 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन अधिकारियों ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है। केंद्र सरकार ने LGBTQIA+ समुदाय के लिए कई अंतरिम उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि LGBTQIA+ युगल और क्वीर संबंधों में शामिल व्यक्ति अब राशन कार्ड के लिए एक ही परिवार का हिस्सा माने जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी भागीदारों से स्वास्थ्य सेवा में LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 शुरू किया है। इसमें कुपोषण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये मिशन पोषण 2.0 का एक प्रमुख घटक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए एक नया टारगेट खोजा है। इस टारगेट का उपयोग कैंसर कोशिकाओं द्वारा कोशिका विभाजन के दौरान DNA की रिपेयरिंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। कैम्टोथेसिन जैसी कीमोथेरेपी दवाओं के कारण होने वाली DNA क्षति की मरम्मत के लिए कैंसर कोशिकाएं TDP1 एंजाइम का उपयोग करती हैं। इससे कैंसर के उपचार में बाधा उत्पन्न होती है। हाल ही में CBI ने कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार के मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट किए हैं। ये टेस्ट आरोपी के झूठ को पकड़ने के लिए किए जाने वाला टेस्ट है। झूठ पकड़ने वाले कुछ अन्य टेस्ट भी हैं, जैसे नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।